साथियों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा में आज हम भारत के भूगोल का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम भारत के भूगोल को 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए काफ़ी बेसिक नॉलेज हमने उस वीडियो में पढ़ी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उसे भी देखिएगा, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही चुके हैं, इसके बाद भी आने हैं। तो भैया जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई भारत का भूगोल जो है इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको 4 से 6 क्वेश्चन भारत के भूगोल से लगभग आते ही है। तो आइए आज की वीडियो बिना रुके हुए सीधा शुरू करते हैं। आज हम भारत के भूगोल को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो दक्षिण भारत की ओर हम पहुंच चुके हैं, यानी हम कंप्लीट भारत में जो हमने पिछली वाली वीडियो में चीजें पढ़ी थी, यानी हमने सीमा क्षेत्र आदि पढ़े थे, आज हम उससे थोड़ा सा हटके देखिए दक्षिण भारत की ओर है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भाई दक्षिण भारत के जो ये टोटल राज्य हैं, ये तटीय राज्य कितने हैं। ये मैंने तट वाला एरिया बनाया है, यानी भारत का प्रायद्वीप बनाया है। प्रायद्वीप देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मैंने मानचित्र बनाया है। प्रायद्वीप का मतलब एक ऐसा एरिया होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो या जल राशि से घिरा हो। देखिए कहां 3 ओर से, यहां पश्चिम से आप देखिए यहां अरब सागर है, पूरब से आप देखिए बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण से तो हिंद महासागर है ही। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ एक ऐसा भूभाग, उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है अरब का प्रायद्वीप, इसी तरीके से भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखिए पहला तो हम जान लेते हैं भाई तटीय राज्य हमारे पास कितने हैं। तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। उनकी संख्या है कुल 9, मात्र 9 ही याद रखनी है। उसकी ट्रिक किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए यहां एक ट्रिक ऐसे है, गुजराती मगू, गुजराती मगू काका, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। गुजराती मगू काका तुम आओ पश्चिम बंगाल, कितना इजीली कवर हो गया है। कैसे, गुजराती मगू काका तुम आओ पश्चिम बंगाल, यानी गुजरात के मगू काका को हम कहां बुला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। इसका मतलब तो हो गया जी गुजरात हो गया है, इसका मतलब गुजरात, इसका मतलब महाराष्ट्र, इसका मतलब हो गया गोवा, इसका मतलब हो गया कर्नाटक, और इसका मतलब हो गया केरल, और तुम का मतलब तमिलनाडु, आ का मतलब है आंध्र प्रदेश, ओ का मतलब हो गया ओडिशा, और पश्चिम बंगाल का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। तो याद रखने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं तटीय राज्यों की संख्या। तटीय राज्य बार बार पूछे जाते हैं। ये तो बात होगी तटीय राज्य की। यदि हम बात करें कि तटीय जिले कितने हैं, जिले भी हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो तटीय जिलों में आपने केवल एक संख्या याद रखनी है, तटीय जिले। तटीय जनपद, तो तटीय जनपदों की संख्या हो जाते हैं 66, 66। बहुत अच्छा है, 66 हमने याद रखना है भाई। तटीय जिले हैं और राज्य हैं 9। एक क्वेश्चन और हो सकता है, देखिए तटीय के हिसाब से एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भाई हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा बनाते हैं या तटों से लगे हुए हैं, तो केंद्र शासित तो वैसे याद हो सकता है। पहला हम याद रखें ये अंडमान और निकोबार, अंडमान सॉरी इस तरीके से याद रख सकते हैं, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा हो जाते हैं पुदुचेरी, पांडुचेरी या पुदुचेरी। तीसरा हो सकता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। चौथा हो जाएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। तो इनकी संख्या होगी है 4। हमारे तटों से लगने वाले राज्यों की संख्या 9, जिलों की संख्या 66 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4। ये क्लियर हो गया है। अब इनमें यह भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है
कि भाई सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। ये 9 राज्यों में से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भाई सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य की है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से हमारी लगती थी, तो वो बांग्लादेश था। और सबसे न्यूनतम किससे लगता था, अफगानिस्तान था। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य हमारा कौन सा है, तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला यही गुजरात है। और गुजरात की जो सीमा की लंबाई है 1215 किमी है, मात्र केवल 1215 किमी। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है भाई सबसे न्यूनतम, तो न्यूनतम की बात करें तो गोवा में आ जाइए। न्यूनतम गोवा का मात्र 31 किमी लंबाई है, सीमा रेखा की, तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, यानी समुद्र तट से कितना सटा हुआ है, मात्र 31 किमी। गोवा के बीच सुना है, तो बस वही है जो गोवा के बीच है, 31 किलोमीटर लंबाई है। और गुजरात का जो जिगजैग वाला है, ये खंबात की खाड़ी से लेकर के यहाँ सरक्रीत तक का एरिया है, ये टोटल जिगजैग 1215 है। वैसे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश की हो सकती है या पश्चिम बंगाल की हो सकती है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा पूछे कि भाई द्वितीय में सबसे अधिक किसकी सीमा है, तो आंध्र प्रदेश का आप याद रख सकते हैं, लेकिन पहला किसका है, गुजरात का। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछा जाता है कि भाई क्या गुजरात और इन अन्य राज्यों में जो है द्वीप हैं, यदि द्वीप हैं तो कितने हैं। अब गुजरात में राज्यों के हिसाब से देखिए, राज्यों के हिसाब से अगर हम याद रखें तो सर्वाधिक द्वीपों की संख्या गुजरात में ही है, 144 द्वीप। द्वीप तो हम समझते हैं, ये हमने प्रायद्वीप पढ़ा। प्रायद्वीप का मतलब है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो या जल राशि से घिरा हो, और द्वीप वो होता है जो चारों ओर से समुद्री जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब ये द्वीप जो है 144 द्वीप हैं, कहाँ, गुजरात में। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो सबसे कम द्वीप किस राज्य में होंगे। अब क्या ये भी गोवा में होंगे, नहीं, ये गोवा में नहीं, एक्चुअली ये हैं केरल में। और केरल में द्वीपों की संख्या मात्र 7 है, केवल 7। जितने सप्ताह के दिन होते हैं मात्र उतने ही हैं। तो हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। देखिए पहले हमने ये देखा भाई तटीय राज्य कितने हैं, हमारे पास 9 है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश तो 4 है, और तटीय जनपद की बात करें तो 66 है। और सबसे अधिक लंबी सीमा गुजरात की देखी 1215 किमी। उसके बाद सबसे न्यूनतम सीमा गोवा की 31 किलोमीटर। सबसे अधिक द्वीप हैं 144 गुजरात में, और सबसे न्यूनतम द्वीप हैं केरल। ये तो बात होगी जो हमारे स्थल खंड में लगे हुए राज्य हैं। इसके बाद हो सकता है ऐसा पूछे कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनमें कितने द्वीप हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि हम इतना कुछ तो जान चुके हैं। इसके बाद हम जान लेंगे भाई इन द्वीप समूहों के बारे में, यहाँ पर भी द्वीपों की संख्या। हालांकि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का जो चैप्टर है उसे आगे बाद में जाकर के और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी कई चीज़ें हमारी छूट गई हैं, उसको भी जानने का पहले प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक अलग से चैप्टर में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के चैप्टर क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवारती है, और कवारती इसकी राजधानी है। देखिए याद रखना बहुत जरूरी है, लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी हो गई है कवारती, और इसकी राजधानी हो गई है पोर्ट ब्लेयर। ये इंपॉर्टेंट याद रखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब यहां पर यदि द्वीपों की संख्या की बात करें तो द्वीपों की संख्या कितनी है इस लक्षद्वीप में, तो द्वीपों की संख्या मात्र 32 द्वीप है। और उसके बाद यदि यहां की बात करें तो यहां कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 836 द्वीप। 836 द्वीप। एक क्वेश्चन और आता है भाई कितने द्वीप जो हैं लक्षद्वीप में जन निवास करते हैं, कितने द्वीपों में, यानी कितने द्वीपों में लोग निवास करते हैं। तो 12 द्वीप हम याद रखेंगे, 12 द्वीपों में यहाँ लोग निवास करते हैं। अदरवाइज 20 द्वीप जो है खाली है, विरंजन है। यहाँ भी कई प्रकार से इसी प्रकार से पूछा जाता है। और ये हम जानते हैं कि भाई लक्षद्वीप एक प्रकार से इसका निर्माण जो है बहुत स्पेशल तरीके से हुआ है, और वो किससे हुआ है, प्रवाल भित्ति। आप
जानते हैं क्या? यदि नहीं जानते हैं तो प्रवाल भित्ति पर भी हम बात करेंगे। तो प्रवाल के द्वारा ये बने हुए हैं जिसको कोरल कहते हैं, कोरल। तो कोरल से निर्मित ये द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप। अब ऐसा मत समझिएगा कि भाई अंडमान निकोबार भी कोरल से बना हुआ है। एक्चुअली अंडमान निकोबार तो स्थिर भूमि है और ये बने हुए हैं कोरल से, प्रवाल से बने हुए लक्षद्वीप हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लेते हैं। भाई कुछ हमारे पास चैनल्स हैं, वो चैनल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन चैनल से रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए अभी मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, आप इस तरीके से इसे याद रखें। उसके बाद अगली बात करते हैं हम चैनल्स पर। देखिए चैनल्स क्या होते हैं? चैनल का मतलब है दो स्थल या दो देशों के बीच की सीमा या एक प्रकार से हम स्थान कह सकते हैं। अब यहाँ से चैनल क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पर एक देश और बना लेते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। उसके बाद यहाँ से चैनल देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैनल है वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कौन सा चैनल है? ये जो यहाँ द्वीप मैंने बनाया हुआ है, ये साइड में छोटा सा, ये आधा ही दिखा रखा है, कंप्लीट नहीं दिखा रखा है। इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। एक्चुअली में जो ये सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप है। ये सुमात्रा द्वीप तथा हमारे यहाँ पर एक अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है। चैनल का मतलब एक समुद्री भाग, और ये समुद्री भाग दो क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। तो इस क्षेत्र का नाम है या इस चैनल का नाम है द ग्रेट चैनल। अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन कि द ग्रेट चैनल जो है किस किस देश के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे? इंडोनेशिया तथा भारत के बीच में है। और भारत का अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट तथा उनके ये द्वीप जो है सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में है। अच्छा, द ग्रेट चैनल के बाद अब दूसरे चैनल की बात करते हैं। यदि इस तरीके से पूछे कि भाई 10 डिग्री एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश है, तो 10 डिग्री अक्षांश किन दो क्षेत्रों के मध्य से गुजरता है? ये भी एक प्रकार का चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान तथा निकोबार जो द्वीप समूह है, इन दोनों के बीच से गुजरता है। कभी कभार ऐसे नाम एक साथ लेने पर ऐसा लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह शायद एक ही है। एक्चुअल में एक नहीं है, अंडमान ऊपर रह गया है और निकोबार नीचे रह गया है। इसमें भी कार निकोबार ऊपर रह गया है, बृहद निकोबार नीचे रह गया है। और यहाँ भी अंडमान, ये जो लिटिल अंडमान ऊपर रह गया है, बृहद अंडमान नीचे रह गया है। इस प्रकार से अंडमान भी अलग अलग भागों में बढ़ता है और अंडमान और निकोबार भी अलग अलग भागों में। तो 10 डिग्री चैनल हम याद रखेंगे। एक यहाँ पर जो है एक स्ट्रीट है, यानी एक सीमा यहाँ पर भी है जिसको कहा जाता है कोको स्ट्रीट। याद रखा जाए कोको स्ट्रीट। अब ये कोको स्ट्रीट किन दो क्षेत्रों के बीच में है? यहाँ से लग जाता है म्यांमार और इधर से अपना भारत है। तो भारत तथा म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है या जलीय सीमा है उसे हम कोको स्ट्रीट कहेंगे। तो अभी तक हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, ग्रेट चैनल, 10 डिग्री अक्षांश और कोको स्ट्रीट। यहाँ की बात हो गई है, ये चैनल हम याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक यहाँ पर जो ठीक हमारा कन्याकुमारी है जहाँ पर 8 डिग्री चैनल गुजरता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ से ऊपर एक यहाँ पर द्वीप है जो कि बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। और यहाँ से नीचे जो एक देश है उसका नाम है मालदीव देश तथा मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद 8 डिग्री के ठीक ऊपर से एक और गुजरता है 9 डिग्री, और 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल, ये आ जाता है ऊपर से लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। तो ये जो डिग्री वाला जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये 3 अक्षांश रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश और 10 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री गुजरते हैं मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। ये मिनिकॉय द्वीप केरल के ही बगल में है। उसके बाद यहाँ से 9 डिग्री चैनल गुजरता है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य। ये 3 चैनल हमने याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ से और गुजरता था जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, यहाँ से 24 डिग्री चैनल।
24 डिग्री चैनल या 24 डिग्री अक्षांश रेखा। और 24 डिग्री अक्षांश रेखा किस किस के मध्य विवाद है? भारत तथा पाक के मध्य, यानी पाकिस्तान इसको अपनी सीमा मानता है, जबकि वास्तव में रेड क्लिफ रेखा जो है इससे ऊपर है। तो ये चैनल्स भी हमें याद रखने हैं। चैनल का मतलब ये हो गया दो क्षेत्रों या दो देशों के बीच में जो सीमा है, दो क्षेत्रों के बीच में भी सीमा है, जलीय सीमा, चैनल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। ये है श्रीलंका, श्रीलंका, और यहाँ पर हो गया हमारा तमिलनाडु। तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में भी चैनल है। किस प्रकार से चैनल है? यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, या पाक जल डमरू बोला जाए, या दूसरा नाम भी बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब देखो, एक ही क्षेत्र को पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। अब एक्चुअल में खाड़ी और जल डमरू में क्या अंतर है? देखिए, खाड़ी और जल डमरू में, अब देखो यहाँ समझते हैं हम। खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि समुद्र का एरिया स्थल खंड की ओर घुसा होता है। मतलब ऐसा समुद्री भाग, ऐसा समुद्री भाग जो स्थल के अंदर घुसा हो, उसे हम कहेंगे खाड़ी। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, तो खाड़ी इस प्रकार से होती है। और जल डमरू की बात करें तो जल डमरू क्या है? देखो, जल डमरू, जल डमरू भी वही क्षेत्र हो सकता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये जल डमरू क्या होता है कि दो बड़े जल राशियों को, दो बड़े जल राशियों को मिलाने वाला क्षेत्र या मिलाने वाला जलीय क्षेत्र, इसे हम जल डमरू कहते हैं। अब ये कौन से दो बड़े जल राशियों को मिला रहा है और ये कहाँ घुसा हुआ है? ये खाड़ी और इसमें जल डमरू में अंतर समझते हैं। देखो, खाड़ी तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से जो ये हिंद महासागर का एरिया है, यह श्रीलंका और तमिलनाडु इसके बीच में घुसा हुआ है, जहाँ पर कि राम सेतु भी है, राम सेतु, जिसे कि आदम ब्रिज भी कहते हैं। तो ये जो आदम ब्रिज है, राम सेतु, यहाँ तक ये जो है महासागर घुसा हुआ है, हिंद महासागर। लेकिन जल डमरू दो जल राशियों को मिला रहा है, तो एक जल राशि इधर की और एक जल राशि इधर की मिला रहा है। अब कौन से दो जल राशि मिला रहा है? इधर से अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये वाला जो आता है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाला जो सागर है, ये वाला इधर आता है, बंगाल की खाड़ी वाला सागर। और इधर से कौन सा सागर यहां से जाता है? उसका नाम है अरब सागर, अरब सागर। और एक क्षेत्र और है, नीचे से भी आता है, तो नीचे से आता है हिंद महासागर, महासागर। तो ये एक मिडिल पॉइंट हो गया है, तीन समुद्री एरिया यहां पर मिलते हैं। अब यहां पर जहां पर ये मिलता है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला क्षेत्र हो जाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो केप मेमोरियल अंतरीप है, केप मेमोरियल, मेमोरियल अंतरीप, इसी अंतरीप पर आकर के तीन सागर मिलते हैं। यहाँ से अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान सागर, इसे कहते हैं अंडमान सागर, और अंडमान सागर तथा नीचे से हिंद महासागर, तो यहाँ पर मिलते हैं। अब इसलिए समझ लेना कि जल डमरू तथा खाड़ी में क्या अंतर है। खाड़ी वो हिस्सा जो कि स्थल खंड में घुसा हुआ समुद्री हिस्सा होता है, जल डमरू जो दो बड़े जल राशियों को आपस में मिलाता है। तो यहाँ से ये अंडमान सागर तथा इधर से अरब सागर को बीच में मिलाता है। तो ये वाला हिस्सा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा वाला? श्रीलंका तथा भारत के बीच का हिस्सा, इसे हमने समझना ही है। और यहाँ कन्याकुमारी में लास्ट बताया है केप मेमोरियल अंतरीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये सब कुछ चैनल भी हम समझ चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, द ग्रेट चैनल और कोको स्ट्रीट, ये भी एक चैनल ही है। और यहाँ बीच में जो ये चैनल है पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाक जल डमरू किन दो देशों के मध्य है। तो यहाँ श्रीलंका हो गया है और ये अपना भारत हो गया है।
कई लोगों को ये कंफ्यूज होता है, भाई पाक जल डमरू का मतलब हो सकता है ये पाकिस्तानी शब्द है। नहीं, पाकिस्तानी शब्द से क्या मतलब है, जल डमरू का नाम है, तो जल डमरू ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। तो इतना कुछ हम समझ गए हैं, ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल दिमाग में याद रखनी है। अब उसके बाद आगे कुछ और जान लेते हैं। भाई इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं भारत के मानचित्र से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को हम एक स्पेशल चैप्टर में कवर कर लेंगे। अभी हमने केवल यहाँ के चैनल्स के बारे में पढ़ा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं समुद्री सीमा की बात। समुद्री सीमा, देखिए समुद्री सीमा क्या होता है, समुद्र पर भी सीमा रेखा होती है। सीमा रेखा होती है, प्रत्येक देश की एक अपनी समुद्री सीमा रेखा होती है। और जिस प्रकार से हमने रेड क्लिफ या डूरंड या मैकमोहन इस प्रकार की सीमाएं पढ़ी थी, ये तो स्थलीय थी, लेकिन समुद्र में भी होती है। तो आप ये समझिए कि भाई समुद्र में किस प्रकार से खींची गई है, क्या वहाँ भी इस प्रकार के निशान बने होंगे सीमा के? नहीं, एक्चुअल में समुद्री सीमा को माप करके लिया जाता है, और समुद्री सीमा को कहा जाता है, जो मापक होता है उसे कहा जाता है समुद्री मील। समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स, एनएम। और एनएम क्या होता है, किलोमीटर में क्या कितना फर्क होता है, ये हम देख लेते हैं। तो एनएम का मतलब ये हो गया, एक एनएम बराबर 1.82 किमी, अर्थात जो एनएम होता है नॉटिकल माइल्स होता है, ये होता है बड़ा, और जो किलोमीटर होता है ये होता है छोटा। तो समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक चीज़ और है कि भाई समुद्र की गहराई को कैसे मापा जाता है। गहराई, तालाब की गहराई तो आप कूद करके माप लीजिए, लेकिन समुद्र की गहराई कैसे मापा जाता है, तो ये फैदम में मापा जाता है। फैदम, समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है, और समुद्र की दूरी को एनएम में मापा जाता है, यानी नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। तो समुद्र की सीमा हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। माना हम एक इस तरीके से एक भूखंड बना लेते हैं, ये भूखंड बना लिया हमने एक, ये एक स्थल खंड है, ये स्थल खंड है, और यहाँ से आगे की ओर हम बना लेते हैं समुद्री एरिया। समुद्री एरिया, तो ये समुद्री एरिया अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो हम इतना तो समझ गए, एनएम का मतलब इसे हम मिटाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम आगे कुछ अन्य चीज़ें सीखने वाले हैं। देखिए समुद्री सीमा किस प्रकार से मापी जाती है। बेसिकली जो समुद्री सीमा है वो 3 हिस्सों में बांटी जाती है। देखिए 3 हिस्से कैसे, समुद्री सीमा को पहला जो हिस्सा है इस तरीके से 3 हिस्से में बांटा जाता है। ये हम इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। 3 हिस्सों का मतलब है, अब यहाँ दूरी में लिया जाता है। देखो दूरी किस प्रकार से, एक यहाँ होती है आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब जो समुद्री तटों को मिलाकर के खींची जाती है, उसे बोला जाता है कौन सा, आधार रेखा। जो तटों को मिलाकर के खींचा जाता है उसे हम कहते हैं आधार रेखा। अब आधार रेखा के अंदर जो क्षेत्र होता है, जो जल का भाग होता है स्थल खंड की ओर, उसे कहा जाता है आंतरिक जल। क्या कहते हैं, आंतरिक जल। उसके बाद जो ये इसके जस्ट वाला ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। अब क्षेत्रीय सागर कितना दूर होता है, तो ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 एनएम होता है। अब आप काउंट कर लीजिए, 12 नॉटिकल माइल्स, तो एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1.82 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स कितना हो सकता है। यहाँ से फिर और 12 एनएम आगे की जो सीमा होती है या आगे का जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है संलग्नक क्षेत्र। ये वाला कौन सा हो जाता है, संलग्नक क्षेत्र हो जाता है। ये संलग्नक क्षेत्र हो जाता है, संलग्नक क्षेत्र। अब यहाँ से आगे फिर 176 एनएम आगे क्षेत्र होता है। अब इसको कहा जाता है विशिष्ट आर्थिक मंडल। विशिष्ट आर्थिक मंडल।
तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें 12 नॉटिकल माइल ये हो गया, 12 ये हो गया, 176 ये हो गया। तो कैसे मापेंगे भाई, 12 + 12 176, टोटल मिलाकर के हो जाता है 200 nm। यानी कुल मिलाकर के किसी भी देश के अंदर जो क्षेत्रीय सागर से लेकर के यहाँ विशिष्ट आर्थिक मंडल तक की जो सीमा होती है वो केवल 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है। अब 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम 1.82 से गुणा करें तो अंदाज़ा लग सकता है कितना होता है। अब यहाँ से आगे का जो क्षेत्र होता है उसे उच्च सागर कहते हैं। उच्च सागर, उच्च सागर का मतलब वो क्षेत्र जो अब सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों के हिस्से में होता है या अंतर्राष्ट्रीय देशों का सभी का उसमें अधिकार होता है। अब इनका क्या महत्व है, ऐसा क्यों बनाया गया है? अब ये जो रेखा है ये वाले हिस्से को, इसको इस क्षेत्र को प्रादेशिक जलीय सीमा भी कहते हैं, जलीय सीमा। अब इसके बाद जो ये वाली लाइन लगती है यानी संलग्न क्षेत्र तथा क्षेत्रीय सागर के बीच में, इसे अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल। और उसके बाद ये वाला हो गया विशिष्ट आर्थिक मंडल, विशिष्ट आर्थिक मंडल। इन तीनों का क्या महत्व हो सकता है किसी देश की सीमा को लेकर के? देखो ये जो शुरू वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार इसमें होता है, संपूर्ण अधिकार। चाहे आप उसमें टैक्स वसूली कर सकते हैं, चाहे आप उसमें खनन कर सकते हैं, या उस क्षेत्र का जो है पर्यावरणीय तरीके से आप स्वच्छ रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा करना किसी देश की जिम्मेदारी होगी, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक है। अब ये जो अविच्छिन्न मंडल के बाद वाला इस हिस्सा आता है, इसमें तक साफ सफाई का अधिकार होता है किसी देश का। और उसके बाद सीमा शुल्क यहाँ से लगा सकते हैं, सीमा शुल्क लगा सकते हैं। उसके अलावा वित्तीय अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार हमारे पास भी है, अन्य देशों के पास भी है जहाँ पर समुद्री क्षेत्र होगा। अब ये जो तीसरा है, यहाँ पर हमारे पास अधिकार होता है कि भाई नए द्वीप निर्माण करना, नए द्वीप निर्माण करना। तीसरा वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि करना। और प्राकृतिक संसाधन विदोहन, यहां तक अधिकार होता है। और इसके बाद यहां पर विश्व के सभी राष्ट्रों का अधिकार, राष्ट्रों का अधिकार इस क्षेत्र में, कौन सा, उच्च सागर एरिया में। तो भाई इसमें हमने किस तरीके से याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आधार रेखा कौन सी होती है। आधार रेखा वह रेखा होती है जो कि स्थल खंड के जो ये उठे हुए भाग रहते हैं, उच्च भाग, उन सभी भागों को मिलाने वाली एक रेखा, जहां से जलीय सीमा मापी जाएगी। वहां से आगे प्रादेशिक जलीय सीमा जो होती है, जिसमें संपूर्ण अधिकार होता है, उसे क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्र का मतलब लोकल है, ये हमारा बगल में। उसके बाद जो संलग्न क्षेत्र होता है, उस संलग्न क्षेत्र तथा क्षेत्रीय सागर के बीच में अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है, जो कि दो हिस्सों को अलग अलग करता है 12 नॉटिकल माइल्स के बाद। यानी 12 से अगले 12 तक का ये अविच्छिन्न मंडल के अंदर आ गया, जिसमें कि साफ सफाई का कार्य होता है, किसी देश का सीमा शुल्क ले सकते हैं, वित्तीय अधिकार यहाँ पर होते हैं, यानी हम यहाँ तक टैक्स वसूल सकते हैं। जो भी देश विदेश का जो जितने भी समुद्री जहाज यहाँ से गुजरेंगे उनसे हम टैक्स ले सकते हैं। इस प्रकार से आर्थिक रूप से हमारा फायदा होता है, यानी वित्तीय अधिकार भी हमारे पास यहाँ से होते हैं। जो विशिष्ट आर्थिक मंडल होता है, विशिष्ट का मतलब विशेष प्रकार के कार्य के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसमें नए द्वीपों का निर्माण हम कर सकते हैं। और वैज्ञानिक अनुसंधान, यदि समुद्र के अंदर कोई परीक्षण करना है वो भी हम कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी हम यहाँ तक कर सकते हैं। तो इतने क्षेत्र के अंदर जो है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है, एनएम तक, किसी भी देश के इस प्रकार से अधिकार होते हैं। तो समुद्री सीमा को इस प्रकार से बांटा जाता है, ये भी हमने याद रखना है। तो विशेषकर ये आधार रेखा भी याद रखें। आंतरिक जल भाग कौन सा होता है, आंतरिक जो जल है वो क्षेत्रीय सागर से अंदर को होता है, जो कि बीच वगैरह आते हैं या कुछ हिस्से समुद्र का अंदर घुसा होता है,
वहाँ पर ये वाला क्या कहलाता है भाई, आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमने जलीय सीमा का भी विभाजन किया और कुछ चैनल्स भी देखे और तटीय राज्य भी देखे, तटीय जनपद और तथा तटीय केंद्र शासित प्रदेश, ये सब कुछ हमने इसमें क्लियर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे अगली नई वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मनोबल मिले और हम और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए अगले नए टॉपिक को। आप लोग शेयर कम करते हैं, इसलिए हमारा भी मनोबल कम होता है। हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं आप उसमें अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट से हमें फीडबैक मिलता है कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोग विशेषकर ध्यान दें, ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।